जय माता दी। क्लास 10th की फर्स्ट फ्लाइट बुक का 5th चैप्टर आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसका नाम है द 100 ड्रेसेस पार्ट 1। 6th चैप्टर जो है द 100 ड्रेसेस पार्ट 2, इसके बाद हम डिस्कस करेंगे। जो है पार्ट फर्स्ट है द 100 ड्रेसेस मतलब 100 ड्रेसेस। इट इज रिटन बाय एल्स BSOR एस्टर। ही इज एन अमेरिकन चिल्ड्रंस ऑथर, और उन्होंने ये जो चैप्टर लिखा है, ये जो लिखा है, ये बहुत ही अच्छा लिखा हुआ है। आप इंजॉय करेंगे इसे। बिफोर यू रीड पार्ट देख लेते हैं इसे। हाउ डू वी जज द पीपल अराउंड अस? बाय देयर मनी, वेल्थ एंड पोजिशंस। सो हम कैसे लोगों को जज करते हैं? ऑफ कोर्स आज की जो दुनिया है वो लोगों को जज कैसे करती है? उनके पैसे, उनकी वेल्थ देखकर, या वो क्या पोजेस करते हैं, उनके पास क्या है। और इज देयर समथिंग फॉर मोर एंड्योरिंग वैल्यू टू लुक फॉर इन अ पर्सन? क्या और भी ऐसी वैल्यूज होनी चाहिए कि कोई इंसान में कुछ और देखने के लिए, कि जिससे कि एक पर्सन की असली पहचान पता हो सके। ऑफ कोर्स मनी, वेल्थ, पोजीशंस जो हैं ये इंपॉर्टेंट चीजें नहीं होती हैं, लेकिन फिर भी लोग इन्हीं को अहमियत देते हैं। सो इस चैप्टर में वही चीज बताई हुई है कि इनके अलावा भी पर्सन में बहुत कुछ होता है, और भी वैल्यूज होती हैं जिनकी वजह से हमें उन्हें जज, दैट मीन्स कि उन्हें अच्छा समझना चाहिए, उन्हें तवज्जो देनी चाहिए। दिस स्टोरी इज अ सेंसिटिव अकाउंट ऑफ हाउ अ पुअर यंग गर्ल इज जज्ड बाय हर क्लासमेट्स। ये जो स्टोरी है इसमें भी उसी तरीके जैसा मैंने बताया है कि एक सेंसिटिव स्टोरी है, क्योंकि इन सब चीजों को, वेल्थ को छोड़ के भी लोग जिस तरीके से सिर्फ वेल्थ से ही जज करते हैं, तो यहाँ पर एक पुअर यंग गर्ल को किस तरीके से जज किया जाता है उसके क्लासमेट्स के द्वारा, वो हम देखेंगे। वांडा पेट्रोन्स्की इज अ यंग पॉलिश गर्ल हु गोज टू स्कूल विद हर अदर अमेरिकन चिल्ड्रन इन एन अमेरिकन टाउन। सो यहाँ पे जो स्टोरी है, मेनली आप जो याद रखेंगे कि जो मेजर कैरेक्टर है वो वांडा पेंट्रोस्की है। वेंडा पेंट्रोन्स्की जो है वो एक यंग पॉलिश गर्ल है, दैट मीन्स पोलैंड से बिलोंग करती है। वो अमेरिकन स्कूल में, सॉरी अमेरिकन टाउन में अमेरिकन चिल्ड्रंस के साथ में स्कूल में जाती है। तो उसे क्या फेस करना पड़ता है? दीज अदर चिल्ड्रन सी वांडा एज डिफरेंट इन मैनी वेज। और वो वांडा को बहुत सारे तरीकों से अलग समझते हैं जो वो अमेरिकन चिल्ड्रन हैं। कैन यू गैस हाउ दे ट्रीट हर? और क्या आप गैस कर सकते हो कि वो कैसे ट्रीट करते होंगे? ऑफ कोर्स आप देखेंगे कि आजकल अगर स्कूल में, और आपकी स्कूल में भी होता होगा, या फिर मे बी आप करते हैं या नहीं करते हैं, डोंट नो, बट इस तरीके से अगर आपको कोई बिल्कुल डिफरेंट चाइल्ड होता है, या फिर वो बहुत ज्यादा पुअर लगता है आपको, या फिर मे बी डम लगता है, सो उसको किस तरीके से ट्रीट करते हैं बच्चे। तो उसी तरीके से आप गैस कर सकते हो कि इस पॉलिश गर्ल को वहां पे अमेरिकन जो चिल्ड्रन है वो किस तरीके से ट्रीट करते होंगे। रीड द इंफॉर्मेशन इन द बॉक्स बिलो, फाइंड आउट मोर अबाउट दिस कम्युनिटी और अबाउट अ रिलेटेड टॉपिक फ्रॉम एन एनसाइक्लोपीडिया और द इंटरनेट। की मतलब इनके बारे में जो इन्फॉर्मेशन दी गई है बॉक्स में, और भी आप एनसाइक्लोपीडिया कर सकते हो, आप पढ़ सकते हो इंटरनेट से कि क्या हुआ था। यहाँ पे थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दी हुई है कि जो पॉलिश अमेरिकन कम्युनिटी इन द यूनाइटेड स्टेट्स, उनके साथ में किस तरीके से ट्रीट किया गया था, वो कब शिफ्ट हुए थे, इस तरह की चीजें यहाँ पे बताई गई हैं कि क्या हुआ था एक्चुअल में पॉलिश अमेरिकन कम्युनिटी इन द यूनाइटेड स्टेट्स। द फर्स्ट पॉलिश इमिग्रेंट्स अराइव्ड इन अमेरिका इन 1608। तो जैसा कि यहाँ पे बताया हुआ है कि पहले जो पॉलिश इमिग्रेंट्स, दैट मीन्स पोलैंड से जो पहले इमिग्रेंट्स जो पहुंचे थे अमेरिका में, वो 1608 में पहुंचे थे। बट द लार्जेस्ट वे ऑफ पॉलिश इमिग्रेशन अकर्ड इन द अर्ली 20th सेंचुरी। लेकिन देखा जाए तो सबसे बड़ी वेव, मतलब बहुत ज्यादा तादाद में लोग पोलैंड से इमिग्रेट होकर अमेरिका तब आए थे 20th सेंचुरी, इन द अर्ली 20th सेंचुरी, मतलब 20th सेंचुरी की शुरुआत में। व्हेन मोर देन 1 मिलियन पोल्स इमिग्रेटेड टू द यूनाइटेड स्टेट्स। मतलब वो जो सबसे बड़ी लहर आप कह सकते हो आई थी, मतलब बहुत सारे जो पोलैंड के जो लोग थे वो इमिग्रेट होकर अमेरिका आए थे। उस टाइम पे अराउंड 1 मिलियन पोलैंड वासी वहां पर आए थे। 1 मिलियन पोलैंड, मोर देन 1 मिलियन, ओके।
यूनाइटेड स्टेट्स आए थे। द पॉलिश स्टेट डिड नॉट एग्जिस्ट एट दैट टाइम एंड द इमिग्रेंट्स वर आइडेंटिफाइड अकॉर्डिंग टू देयर कंट्री ऑफ ओरिजिन रेदर दैन टू एथनिसिटी। और यहाँ पे इतने सारे जो लोग, मतलब पॉलिश स्टेट उस टाइम पे एग्जिस्ट नहीं करता था, इमिग्रेटेड जो लोग थे उनको इस तरीके से आइडेंटिफाई नहीं किया जाता था कि वो किस कंट्री से आए हैं, रेदर दैन टू एथनिसिटी, कि मतलब वो कहाँ से आए हैं, उनके ओरिजिन से ही आइडेंटिफाई किया जाता था, ना कि उनकी एथनिसिटी से। देयर वर आइडेंटिफाइड एज रशियन पोल्स, जर्मन पोल्स एंड ऑस्ट्रियन पोल्स। मतलब जो जहाँ से आता था उस कंट्री की ओरिजिन से नाम जाने जाते थे और उनकी एथनिसिटी से नहीं जाना जाता था उनको। जैसे कि वो जिस जगह से आते थे वो उन्हीं के नाम से जाना जाता था। जैसे कुछ रशियन पोल्स के नाम से जाने जाते थे, जर्मन पोल्स, ऑस्ट्रेलियन पोल्स। मतलब जो जहाँ से बिलोंग करता था, जो पोलैंड के लोग जहाँ से बिलोंग करते थे ना, उनको उन्हीं के आगे मतलब उसी एरिया का नाम दे दिया जाता था। One of the most notable Polish American communities is in Chicago and its suburbs. जो मोस्ट नोटेबल अगर पॉलिश अमेरिकन कम्युनिटी की बात करें तो वो है शिकागो में, कि शिकागो और उसके आसपास के क्षेत्र में। शिकागो इज समटाइम्स कॉल्ड द सेकंड लार्जेस्ट पॉलिश सिटी इन द वर्ल्ड, कि मतलब इतने सारे लोग वहाँ पे जो पॉलिश अमेरिकन जो कम्युनिटीज इतनी ज़्यादा बनी हुई हैं कि शिकागो को ही सेकंड लार्जेस्ट पॉलिश सिटी कहा जाता है वर्ल्ड में, कि इतने ज़्यादा लोग पोलैंड के हैं वहाँ पे। नेक्स्ट only to Warsaw, the capital of Poland, Polish Americans were sometimes discriminated against in the United States as were the Irish, Italians and Jews. इस तरीके से ही मतलब वो कहीं और से आए हैं, इसलिए पॉलिश अमेरिकन्स को डिस्क्रिमिनेशन का भी सामना करना पड़ता था यूनाइटेड स्टेट्स में। अकॉर्डिंग टू द यूनाइटेड स्टेट्स 2000 सेंसस, दैट मीन्स कि 6,67,414 Americans of age 5 years and older reported Polish as the language spoken at home, which is about 1.4% of the people who speak language other than English. तो यहाँ पे ये पूरा डाटा दिया गया है कि इस तरीके से रिपोर्ट किया गया है कि जो पॉलिश जो है वो कितने परसेंट जो है वो पॉलिश बोल रहे हैं उनकी लैंग्वेज, मतलब 1.4% ऑफ द पीपल हु स्पीक लैंग्वेजेस अदर देन इंग्लिश, और 0.25% ऑफ द यूएस पॉपुलेशन। तो मतलब इतने सारे लोग अदर लैंग्वेज बोल रहे हैं, दैट मीन्स इतने सारे लोग इमिग्रेंट थे, वो इंग्लिश नहीं बोलते थे, दूसरी लैंग्वेज बोलते थे अदर देन इंग्लिश। अब हम चैप्टर शुरू करने वाले हैं कि मतलब कितनी तादाद में यहाँ पे जो ऊपर जो ब्लॉक में हमने पढ़ा वो इसीलिए पढ़ा कि इतनी तादाद में पोलैंड के जो लोग थे वो यूएस में आते थे, उसके बाद में उनको डिस्क्रिमिनेशन का सामना करना पड़ता था, क्योंकि यहाँ पे स्कूल में ही जो बच्चे हैं, देखना अब जो वेंडा पेंट्रोस्की है उसको किस तरीके से वो डील करेंगे या फिर उनको किस तरीके से व्यवहार करेंगे उसके साथ में। स्टार्ट करते हैं चैप्टर। टुडे मंडे वेंडा पेंट्रोस्की वॉज नॉट इन हर सीट, बट नोबडी, नॉट इवन पैगी एंड मैडलिन द गर्ल हु स्टार्टेड ऑल द फन, नोटिस्ड हर अब्सेंस। अब यहाँ पे क्या है कि ये नेम्स जरूर ध्यान में रखेंगे कि आज मंडे है और वेंडा पेंट्रोस्की, जो वेंडा जो नाम की लड़की है वो नहीं आई है, वो अपनी सीट पे नहीं है और किसी ने भी इसे नोटिस नहीं किया, नॉट इवन पैगी एंड मैडलिन। क्योंकि पैगी और मैडलिन का नाम यहाँ पे क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि उन्होंने ही उसका मजाक बनाना स्टार्ट किया था। दैट मीन्स होते हैं ना कि कुछ ऐसे बच्चे होते हैं क्लास में जो कि ज्यादा मजाक बनाते हैं बच्चों का, खुद को सुपीरियर समझते हैं, इस टाइप के। तो पैगी और मैडलिन ने भी उसे नोटिस नहीं किया कि वो क्यों अब्सेंट है। यूजुअली वेंडा सैट इन द सीट नेक्स्ट टू द लास्ट सीट इन द लास्ट रो इन रूम 13। दैट मीन्स कि रूम 13 में बैठते हैं ये बच्चे, और वेंडा मोस्टली जो है वो लास्ट सीट के जस्ट साइड में बैठती है, लास्ट रो की लास्ट सीट के नेक्स्ट में बैठती है, दैट मीन्स कॉर्नर में। सी सैट इन द कॉर्नर ऑफ द रूम वेयर द रफ बॉयज हु डिड नॉट मेक गुड मार्क्स सैट, द कॉर्नर ऑफ द रूम वेयर देयर वाज मोस्ट scuffling of feet, most roars of laughter when anything funny was said, and most mud and dirt on the floor। मतलब वो लास्ट में कोने में बैठती है क्लास में जहाँ पे मोस्टली रफ बॉयज बैठते हैं, दैट मीन्स ऐसे बॉयज जो कि अच्छे मार्क्स नहीं लेकर आते हैं, हर क्लास में होते हैं कि मतलब लास्ट रो से, मतलब आजकल तो ऐसा नहीं होता है कि रोटेशन होता है, बट मतलब हमने या फिर हम कह सकते हैं कि पहले तो ऐसा ही होता था कि मतलब लास्ट रो में मोस्टली जो जिनके अच्छे मार्क्स नहीं आते थे वही बैठते थे।
और वो कॉर्नर में रूम में बैठती थी, और मोस्टली जो पीछे की जो सीट्स होती हैं, पीछे की जो रो होती है, उसमें इस तरीके की आवाज आती रहती है। स्कफलिंग ऑफ फीट का मतलब होता है नॉइजी, जैसे ड्रैगिंग की आवाज आती रहती है, वो ड्रैग करते रहते हैं ग्राउंड से। अगर कोई हंसने की बात होती है तो पीछे वाली सीट से ही सबसे ज्यादा हंसी की आवाज आती है, कुछ भी फनी हो जाता है तो सबसे ज्यादा मड और डर्ट अगर आप देखा जाए तो वो भी पीछे ही मिलेगा। तो इस तरीके से इसको डिस्क्राइब कर रखा है कि ऐसी जगह पे वो बैठती थी। वैंडा डिड नॉट सिट देयर बिकॉज शी वॉज रफ एंड नॉइजी, मतलब वो ऐसी जगह पे, दैट मीन्स कि वो रफ और नॉइजी प्लेस था, लास्ट जो रो थी वो। लेकिन वेंडा वहां पे इसलिए नहीं बैठती थी कि वो भी इस तरीके की लड़की थी। ऑन द कॉन्ट्रेरी सी वॉज वेरी क्वाइट एंड रियली सैड एनीथिंग एट ऑल। इनफैक्ट वो बिल्कुल ही उल्टा था उसके साथ में, वो सबसे शांत थी, कुछ बहुत ही कम कुछ बोलती थी वो। एंड नो बडी हैड एवर हर्ड हर लाफ आउट लाउड, और कभी भी वो जोर से हंसते हुए किसी ने उसे नहीं देखा था। दैट मीन्स कि वहां पे इतने मतलब होते हैं ना कि थोड़े शरारती टाइप के बच्चे, वो लास्ट रो में बैठते थे, लेकिन वो जस्ट उसकी उल्टा थी, इतनी सीधी सादी सी, बट फिर भी वहां पे बैठती थी। समटाइम्स शी ट्विस्टेड हर माउथ इनटू ए क्रूक्ड सॉर्ट ऑफ स्माइल, बट दैट वाज ऑल। लेकिन कभी कभी मतलब कभी वो जोर से तो हंसती नहीं थी, कभी क्रूक्ड स्माइल दे देती थी, मतलब ऐसे दिखावटी होती ना, ऐसे ही हंसी हल्की सी दिखाती थी, बस दैट्स ऑल। Nobody knew exactly why Vanda sat in that seat unless it was because she came all the way from Boggins Heights and her feet were usually caked with dirty muds. कोई भी एग्जैक्टली नहीं जानता था कि वेंडा पीछे की उस सीट पे क्यों बैठती थी, मतलब वहां पे जो बच्चे बैठते थे उनसे जस्ट ऑपोजिट थी वो, फिर भी वो क्यों बैठती थी। हाँ, एक रीजन हो सकता है कि वो बोगिन हाइट्स से आती थी। बोगिन हाइट्स का मतलब होता है कि वो जगह का नाम दिया गया है कि बोगिन हाइट्स से आती थी, और उस जगह पे मतलब जो आते थे जो बच्चे, क्योंकि वो एरिया ही ऐसा था कि वो वहां पे सबसे ज्यादा उनके फीट पे ज्यादा डर्ट मड वगैरह लगा रहता था, केक्ड विद मतलब बहुत ज्यादा। सो मे बी वो इसलिए बैठती थी कि उसके पैरों पे भी डर्ट और मड कुछ ज्यादा ही लगा हुआ होता था। मतलब इस चीज के अलावा मे बी और कोई रीजन नहीं था, क्योंकि अदर जो वो बच्चे वहां पे बैठते थे उनसे वो बिल्कुल डिफरेंट थी। बट नो वन रियली थॉट मच अबाउट वेंडा पेंट्रोन्स्की वंस ही सैट इन द कॉर्नर ऑफ द रूम। सो कोई भी लेकिन उसके ऊपर कुछ ज्यादा ध्यान नहीं देता था। जैसे ही वेंडा पेंट्रोन्स्की आती थी वो एक बार कॉर्नर में बैठ जाती थी, उसके बाद में कोई उस पर कुछ खास ध्यान देता नहीं था। The time when they thought about Vanda was outside of the school hours at noon time, when they were coming back to school, or in the morning early before school began, when groups of 2 or 3 or even more would be talking and laughing at their way to the school yard. दैट मीन्स कि स्कूल में जब वो क्लास में रूम नंबर 13 में आकर वो अपनी कॉर्नर की सीट पे बैठ जाती थी, उसके बाद उस पर कोई ध्यान नहीं देता था। ध्यान देते थे तो उस टाइम पे देते थे जब कि आउटसाइड द स्कूल आवर्स, मतलब स्कूल टाइम खत्म हो गया है, नून टाइम है, जब लोग घर पे जा रहे हैं, स्कूल से घर की तरफ जा रहे हैं उस टाइम पे, या फिर अर्ली मॉर्निंग जब वो स्कूल से आ रही होती थी। मतलब छुट्टी के टाइम या मॉर्निंग के टाइम पे ही उसे क्यों याद किया जाता था, क्योंकि उस टाइम पे 2-3 लोगों का ग्रुप, या फिर आप उससे भी ज्यादा लगा सकते हो कि जो बच्चे मिलकर उसके ऊपर उससे बातें करते थे, उसके ऊपर फिर हंसते थे स्कूल यार्ड में, स्कूल के ग्राउंड में। तो मतलब इस तरीके की हंसते थे, उसका मजाक बनाने के लिए ही उस पर ध्यान दिया जाता था, सिर्फ वो भी मॉर्निंग में स्कूल में जब क्लासेस स्टार्ट होती थी उससे पहले या फिर छुट्टी के बाद। देन समटाइम्स दे वेटेड फॉर वेंडा टू हैव फन विद हर, और कई बार तो जैसे छुट्टी के टाइम पे होता है ना, स्कूल ओवर होती है उस टाइम पे, कि मतलब वो वेट करते थे वेंडा का बाहर कि वो आएगी और फिर उसका मजाक बनाएंगे हम। द नेक्स्ट डे ट्यूजडे वेंडा वॉज नॉट इन स्कूल ईदर, और ये जो चैप्टर स्टार्ट होता है उस दिन मंडे होता है और दूसरे दिन ट्यूसडे होता है, और ट्यूसडे को भी स्कूल में नहीं आती है वेंडा। एंड नो बडी नोटिस हर एब्सेंस अगेन, और फिर वो एब्सेंट होती है तो भी उसकी एब्सेंस कोई नोटिस नहीं करता है। बट ऑन वेनसडे पैगी एंड मैडी हु सैट डाउन फ्रंट विद अदर चिल्ड्रन who got good marks and who didn't track in a whole lot of mud did notice that Vanda wasn't there. बट मतलब मंडे और ट्यूसडे को उन्होंने नहीं नोटिस किया था, लेकिन वेनसडे को पैगी एंड मैडी ने इसे नोटिस किया, क्योंकि ये 2 बच्चियां थी जो उसे परेशान करती थी। तो पैगी और मैडी जो है, जो वो फ्रंट में ही बैठती थी, सामने ही की सीट पे बैठती थी उन बच्चों के साथ में जो कि अच्छे मार्क्स लेकर आते थे।
और मतलब इस तरीके से मतलब मड और इस तरीके के एरिया से भी नहीं आते थे, और इस तरीके उन्होंने ये ट्रैक किया कि वो जो है वो लड़की है वेंडा है वो नहीं आ रही है। उन दोनों ने नोटिस किया ऑन वेडनेसडे। Peggy was the most popular girl in the school. She was pretty, she had some pretty clothes and her hair was कर्ली। जो पैगी और मैडी जो है ऑफ कोर्स वो एक्स्ट्रा स्मार्ट होंगी, तभी वो मजाक बनाती होंगी वेंडा का, और अच्छे मार्क्स लाने वाली रोज में बैठती हैं, फ्रंट रो में बैठती हैं। सो जो पैगी है वो सबसे ज्यादा पॉपुलर गर्ल है स्कूल में। क्यों? क्योंकि वो सुंदर है और उसके कपड़े काफी सुंदर रहते हैं, उसके बाल करली हैं। मैडी वॉज हर क्लोजेस्ट फ्रेंड, और मैडी उसकी सबसे अच्छी दोस्त है। द रीजन पैगी एंड मैडी नोटिस वेंडाज एब्सेंस वॉज बिकॉज वेंडा हैड मेड देम लेट टू स्कूल। और आज भी पैगी और मैडी उस पर ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन वेडनेसडे को वो इसलिए ध्यान देते हैं क्योंकि उनकी वजह से, दैट मीन्स वेंडा की वजह से, पैगी और मैडी लेट हो जाते हैं स्कूल में। क्यों? क्योंकि वो स्कूल में आने से पहले वो उसका वेट कर रहे होंगे कि हम उसका मजाक बनाएंगे, वो आई नहीं इसलिए वो लेट हो गए उसका वेट करते करते। दे हैड वेटेड and waited for Vanda to have some fun with her and she just hadn't come। तब उन्होंने नोटिस किया कि मतलब वो मजाक बनाने के लिए उसका वेट किया था स्कूल में आने से पहले रास्ते में, और वो नहीं आई। दे ऑफन वेटेड फॉर वेंडा पेंट्रोस्की टू हैव फन विद हर। और वो अक्सर ऐसा करती हैं कि मतलब जब भी उनका वेंडा का मजाक बनाने का मन करता है वो सुबह के टाइम पे उसका वेट करती हैं मजाक बनाने के लिए। Vanda Pentronsky, most of the children in room 13 didn't have names like that। Vanda Pentronsky जो नाम है रूम नंबर 13 में जो बच्चे पढ़ते थे, जो बच्चे बैठते थे, उनके नाम ऐसे नहीं थे। ऑफ कोर्स नहीं थे क्योंकि वो पोलैंड से आई थी। दे हैड नेम्स इजी टू से लाइक थॉमस, स्मिथ एंड एलन। उनके नाम तो जो कुछ इजी तरीके से बोले जाएं ऐसे नाम थे, थॉमस, स्मिथ और एलन जैसे। देयर वॉज one boy named Bounce, Willie Bounce, and people thought that was funny, but not funny in the same way that Pentrosky was। लेकिन एक बच्चा था, एक लड़का था जिसका नाम बाउंस था, दैट मीन्स विली बाउंस था, लेकिन वो भी उनको इतना फनी नहीं लगता था जितना पेंट्रोन्स्की। दैट मीन्स कि वेंडा पेट्रोन्स्की क्या होता है, पेंट्रोन्स्की कुछ ज्यादा ही फनी उनको साउंड करता था। वेंडा डिडंट हैव एनी फ्रेंड्स। वेंडा के कोई दोस्त नहीं थे। शी केम टू स्कूल अलोन एंड वेंट होम अलोन। वो अकेली स्कूल आती थी और अकेली घर जाती थी। शी ऑलवेज वोर अ फेडेड ब्लू ड्रेस दैट डिडंट हैंग राइट। इट वॉज क्लीन बट इट लुक्ड एज दो इट हैड नेवर बी आयरन प्रॉपरली। सो मतलब वो हमेशा एक फेडेड ब्लू कलर की ड्रेस पहनती थी, दैट मीन्स कि जिसका कलर उड़ गया है, ऐसी फेडेड सी ब्लू कलर की ड्रेस पहनती थी। दैट डिडंट हैंग राइट का मतलब होता है डिडंट फिट प्रॉपरली, मतलब ऐसा लगता था उसको प्रॉपरली फिट भी नहीं हो रही है। और वो क्लीन तो होती थी वो उसकी ड्रेस, लेकिन ऐसा लगता था कि उसको कभी भी आयरन नहीं किया गया है, कभी भी प्रेस नहीं की गई है। शी डिडंट हैव एनी फ्रेंड बट अ लॉट ऑफ गर्ल्स टॉक टू हर। उसकी कोई दोस्त नहीं थी जैसा कि पहले बताया जा चुका है, लेकिन बहुत सारी लड़कियां जो थी वो उससे बातें करती थी। क्यों भाई? समटाइम दे सराउंडेड हर इन द स्कूल यार्ड एज शी स्टूड वॉचिंग द लिटिल गर्ल्स प्ले हॉपस्कॉच ऑन द वॉन हार्ड ग्राउंड। सो लेकिन वो जो लड़कियां थी, कुछ बहुत बार ऐसा होता था कि जो लड़कियां थी वो स्कूल यार्ड में, स्कूल के ग्राउंड में, एरिया में, स्कूल के एरिया में उसे घेर लेती थी। कब घेरती थी? जब वेंडा जो है वो उन लड़कियों को देखती थी जो कि वहां पे हॉपस्कॉच खेलती थी, तो वहां पे खड़े होकर जब वेंडा देखती थी तो उसको लड़कियां आके चारों तरफ से घेर लेती थी। हॉपस्कॉच एक गेम है। हॉपस्कॉच इज अ गेम इन विच चिल्ड्रन हॉप इनटू एंड ओवर स्क्वायर्स मार्क्ड ऑन टू द ग्राउंड। आपने खेला होगा कि जिसमें 1 2 3 4 ऐसे बॉक्सेस बने होते हैं और आप जो बच्चे हैं वो हॉप करते हैं, स्क्वायर्स में जंप करते हुए आगे बढ़ते हैं, तो वो हॉपस्कॉच होता है। So Vanda Peggy would say in a most courteous manner as though she were talking to Miss Mason। और मतलब वेंडा पैगी इस तरीके से बोलना स्टार्ट करती थी कि वेंडा को ऐसे बोलती थी वेंडा, जैसे कि मतलब इतनी कर्टियस मैनर में बोलती थी जैसे कोई वो अपनी जो क्लास टीचर है मिस मैसन उसको बोलती थी इस तरीके से। वेंडा से गिविंग वन ऑफ हर फ्रेंड्स ए नज टेल अस।
तो मतलब एक जेंटल पुश देते हुए अपने फ्रेंड्स को, होता है ना किसी को चिढ़ाने के लिए पास में जो फ्रेंड्स खड़े होते हैं उनको हल्का सा पुश दो और फिर बात करना स्टार्ट करो। होता है ना कि टीवी वगैरह में आपने देखा हुआ, तो वेंडा से इस तरीके से थोड़ी एक्टिंग के साथ में वो बात करना शुरू करती थी। पहले बोलती थी वेंडा, फिर मतलब एक जेंटल सा पुश देती थी अपनी फ्रेंड्स को और फिर पूछती थी उससे, हाउ मेनी ड्रेसेस डिड यू से यू हैड हैंगिंग अप इन योर क्लोजेट, कि मतलब तुम्हारे पास, तुम बताती हो ना कि तुम्हारे क्लोजेट में कितनी सारी ड्रेसेस हैं, कितनी बताती हो तुम, इस तरीके से पूछती हैं। तो वेंडा क्या रिप्लाई करती हैं? आप यहाँ पे देख सकते हो वेंडा को किस तरीके से चिढ़ाया जाता होगा, और यहाँ पे गर्ल्स हैं ग्रुप में, ये हंसती हैं। तो वेंडा क्या रिप्लाई करती है? 100 वेंडा वुड से। और हमेशा जब वो लड़कियां पूछती थी तो वो कहती थी, जब भी मोस्टली जो है वो पैगी पूछती थी तो वो रिप्लाई करती थी 100, कि मेरे पास 100 ड्रेसेस है। 100 exclaimed all the little girls incredulously, and the little ones would stop playing hopscotch and listen. अब क्या है कि इस तरीके से जैसे ही वो सुनती थी और सारी जो लड़कियां हैं वो इनक्रेडिबली का मतलब होता है शोइंग अनविलिंगनेस टू बिलीव, कि मतलब जब वो कहती थी ना मेरे पास 100 ड्रेसेस हैं, तो वो इस तरीके से रिएक्ट करती थी जैसे हमें विश्वास नहीं हो रहा है, क्योंकि वो हमेशा एक ही ब्लू ड्रेस पहन के आती थी। और सारे जो बच्चे जो जिनका वो हॉपस्कॉच गेम खेलते हुए देखती थी, तो वो जो खेल रहे होते थे वो भी खेलना बंद करके और उनकी बातें सुनने लग जाते थे। या 100 ऑल लाइंड अप सेड वेंडा, और वेंडा ये कहती थी कि हाँ, और सारी जो है मेरी क्लोजेट में एकदम लाइन से लगी हुई हैं पूरी 100 ड्रेसेस। देन हर थिन लिप्स ड्रीव टुगेदर इन साइलेंस, और फिर वेंडा इसी के साथ में मतलब उसके जो पतले से होठ थे वो बिल्कुल साइलेंट हो जाते थे। दैट मीन्स मुंह बंद कर लेती थी। वो इतना ही बोलती थी कि बस हाँ, कि मेरे पास 100 ड्रेसेस हैं और सारी मेरी अच्छे से लाइंड अप है। What are they like all silk I bet said पैगी, और पैगी मजाक बनाते हुए फिर से क्या कहती थी कि अच्छा, और वो सारी कैसी होंगी, कि मतलब वो सिल्क की हैं। मैं बैट लगा सकती हूँ कि वो सिल्क की होंगी सारी, ये ऑल सिल्क ऑल कलर्स। तो वेंडा क्या कहती थी कि हाँ, सारी सिल्क की हैं और सारे कलर्स की हैं। वेलवेट टू, तो वो कहती थी हाँ वेलवेट की भी हैं, की भी हैं क्या, क्वेश्चन करती थी पैगी। तो वो क्या कहती थी, या वेलवेट की भी हैं, velvet too. 100 dresses Vanda would repeat slowly and all lined up in my closet. और इसी तरीके से वेंडा जो है वो वापस से रिपीट करती थी। स्टोलिडली का मतलब होता है कि नॉट शोइंग एनी फीलिंग, वो ऐसा फीलिंग नहीं शो करती थी, बस एकदम से ऐसे कह देते हैं ना, जस्ट ऐसे बिना इमोशंस के वो कह देती थी कि हाँ मेरे पास 100 हैं। और जैसे वो कहती थी सिल्क की हैं तो वो कहती थी हाँ सिल्क की हैं, सारे कलर्स की हैं। वेलवेट की हैं तो वो कहती थी हाँ वेलवेट की भी हैं, और मेरे क्लोजेट में वो सारी लाइन से हैं। देन दे वुड लेट हर गो, और उसके बाद में वो उसे जाने देती थी, वो जो लड़कियां थी। And then before she had gone very far they couldn't help bursting into shrieks and peals of laughter. और जैसे ही वो उसे जाने देती थी और वो थोड़ी दूर नहीं गई वो होती थी, मतलब जस्ट थोड़ी से ही कदम रखती थी, उससे पहले ही वो अपनी हंसी नहीं रोक पाती थी और जोर जोर से चिल्लाने, मतलब आवाज निकालने लग जाती थी और हंसने लग जाती थी। दैट मीन्स वो उसका मजाक बनाती थी। 100 dresses, obviously the only dress Brenda had was the blue one she wore every day. कि वो कहती थी ओ कि 100 ड्रेसेस हैं इसके पास, ऑब्वियसली कि नहीं होंगी, कि एक ही ड्रेस तो पहनती है वेंडा, वो भी एक ब्लू कलर की, हर रोज वही तो पहनती है। सो व्हाई डिड शी से शी हैड 100, व्हाट अ स्टोरी, कि वो ऐसा कहती क्यों है फिर कि उसके पास 100 ड्रेसेस हैं, वो एक ही ड्रेस तो पहनती है। हाउ मैनी शूज डिड यू से यू हैड, और वो पूछती हैं कि कितने शूज हैं तुम्हारे पास, कि हाउ मैनी शूज डिड यू से यू हैड 60 पेयर्स ऑल लाइंड अप इन माई क्लोजेट। और जब उससे ये पूछा जाता है कि उसके पास शूज कितने हैं, तो वो कहती थी 60 पेयर्स हैं, मतलब 60 पेयर्स हैं, 60 जोड़ी मेरे पास शूज हैं। और सारे उसी तरीके से जैसे वो ड्रेसेस के लिए कहती थी वैसे ही कहती थी, सारे लाइंड अप है मेरे क्लोजेट में। क्राइज ऑफ एक्सग्रेटेड पोलाइटनेस ग्रीटेड दिस ऑल अलाइक, और मतलब इस तरीके से कि उसकी जो जो वो कहती थी उस पर वो विश्वास तो करते नहीं थे। ओ नो एवरी पेयर इज डिफरेंट ऑल कलर्स ऑल लाइंड अप, वो कहती थी कि मतलब क्या सारे सेम हैं जो 60 पेयर्स ऑफ शूज हैं, तो वो कहती थी कि नहीं, सारे ऑल कलर्स हैं मेरे पास, ऑल लाइंड अप हैं मेरे क्लोजेट में। पैगी हु हैड thought up this game and Maddie her inseparable friend were always the last to leave। और इस तरीके से जब वो गेम इस तरीके से उसका मजाक बनाया जाता था,
और मैडी और पैगी एकदम अच्छे दोस्त थे। मैडी जो थी उसकी इनसेपरेबल फ्रेंड थी, जिसे सेपरेट नहीं किया जा सकता, मतलब बेस्ट फ्रेंड थी वो दोनों, और हमेशा साथ में ही वो निकलती थी। फाइनली वेंडा वुड मूव अप द स्ट्रीट, हर आईज dull and her mouth closed, hitching her left shoulder every now and then in the funny way she had finishing the walk to school alone. इस लेकिन जो वेंडा थी वो स्ट्रीट से जाती थी, फाइनली उसकी आईज एकदम डल थी, मुंह एकदम बंद रहता था, मतलब एकदम शांत रहने वाली लड़की थी। एक जो शोल्डर से इस तरीके से वो मूवमेंट करती थी और एकदम फनी वे में, और वो जो है वो स्कूल से अकेली निकलती थी, सब कुछ फिनिशिंग द वॉक टू स्कूल अलोन। पैगी वॉज नॉट रियली क्रूअल। पैगी देखा जाए तो वो इतनी क्रूअल थी नहीं। शी प्रोटेक्टेड स्मॉल चिल्ड्रन फ्रॉम बुलीज, क्योंकि वो छोटे छोटे बच्चों को कोई बुली करता था, कोई डराता था तो उसे बचाती थी। बुली का मतलब होता है दोज हु यूज देयर स्ट्रेंथ और पावर टू फ्राइटन वीकर पीपल, कि हम बुली करते हैं ना कि किसी में ज्यादा पावर होती है तो वो दूसरे को डराता है। तो इस तरीके से जो बड़े बच्चे अगर छोटे बच्चों को कोई डराता था तो पैगी जो है छोटे बच्चों को प्रोटेक्ट करती थी। एंड शी क्राइड फॉर आवर्स इफ शी सॉ एन एनिमल मिसट्रीटेड, और घंटों घंटों तक वो रोती भी थी अगर कोई एनिमल को मिसट्रीट करता था तो। If anybody had said to her, "Don't you think that is cruel way to treat Vanda?" और तो सोचो कि वो इतनी काइंड हार्टेड थी पैगी, तो फिर वो वेंडा का मजाक क्यों बनाती थी। तो अगर कोई पूछता था कि मतलब कि क्या ये क्रूअल नहीं है, कोई अगर उससे पूछता था कि तुम वेंडा को इस तरीके से ट्रीट क्यों करती हो, सी वुड हैव बीन वेरी सरप्राइज्ड। क्रूअल, वाई डिड द गर्ल से सी हैड 100 ड्रेसेस। तो जब भी कोई पूछता था तो वो कहती थी कि एकदम सरप्राइज मैनर में कि मैं क्रूअल हूँ, कि वो कहती ही क्यों है कि उसके पास 100 ड्रेसेस है, मतलब उसे झूठ बोलने की जरूरत कहाँ है। एनीबडी कुड टेल दैट वाज अ लाई, और कोई भी कह सकता है कि वो झूठ बोलती है। दैट मीन्स कि वो रोज फेडेड ब्लू कलर की ड्रेस पहनती है तो वो झूठ बोलती ही क्यों है। तो हर कोई जानता है कि वो झूठ बोल रही है, तो फिर वो क्यों कहती है तो मैं क्रूअल हूँ। Why did she want to lie, and she wasn't just an ordinary person, as why did she have a name like that? और क्या वो एक ऑर्डिनरी पर्सन नहीं है, उसके नेम से ही पता चल रहा है। एनीवे दे नेवर मेड हर क्राई, और लेकिन वो कभी भी उसको मतलब कभी रुलाते नहीं थे, मतलब इस तरीके से वो मजाक बनाते थे और वो चली जाती थी। मतलब वो उसे ड्रेसेस और उसके पेयर ऑफ शूज के बारे में पूछती थी और वो इस तरीके से रिप्लाई करती थी और फिर वो चली जाती थी। एज फॉर मैडी दिस बिजनेस ऑफ आस्किंग वेंडा एवरी डे हाउ मैनी ड्रेसेस एंड हाउ मैनी हैट्स, तो लेकिन मैडी के लिए अगर देखा जाए कि ये वेंडा से रोज ये पूछना कि तुम्हारे पास कितनी ड्रेसेस हैं, कितनी हैट्स हैं, और इस टाइप की जो चीजें होती थी, एंड हाउ मैनी दिस एंड दैट ही हैड वॉज बॉदरिंग हर, ये सारी चीजें उसे काफी बॉदर करती थी। क्यों करती थी? मैडी वॉज पुअर हरसेल्फ, क्योंकि मैडी भी पुअर थी उसकी तरह, उसके पास भी कुछ खास ड्रेसेस नहीं थी। शी यूजली वॉज समबडीज हैंड मिड डाउन क्लोथ्स, तो मतलब क्योंकि वो पुअर थी मैडी भी, इसलिए वो भी किसी के हैंड मिड डाउन क्लोथ्स वो होते हैं ओल्ड क्लोथ, जो कि कोई किसी को दे देता है, हैंडेड डाउन बाय समवन एल्स, कोई किसी को दे देता है पहने हुए कपड़े, उसे कहते हैं हैंड मिड डाउन क्लोथ्स। सो वो भी इस तरीके से किसी के छोड़े हुए या दिए हुए कपड़े मैडी पहनती थी। थैंक गॉड गुडनेस शी डिडंट लिव अप ऑन बोगीज हाइट्स और हैव ए फनी नेम, बस वो खुद के लिए इतना मतलब थैंकफुलनेस दिखाती थी कि भाई चलो वो कम से कम वेंडा की तरह बोगिन्स हाइट में नहीं रहती है और वेंडा की तरह उसका फनी नेम नहीं है, अदरवाइज उसको ऐसा लगता था कि जैसे मेरा भी मजाक बनाया जाता अदरवाइज। Sometime when Peggy was asking Vanda those questions in that mocking polite voice, Maddie felt embarrassed and studied the marbles in the palm of her hand, rolling them around and saying nothing herself. कई बार तो पैगी यहाँ तक कि वेंडा के साथ में ऐसे क्वेश्चंस करती थी और मजाक करती थी एक पोलाइट वॉइस में, तो उस टाइम पे मैडी जो थी वो काफी एम्बेरस फील करती थी, मतलब असेम्ड फील करती थी। क्यों फील करती थी? क्योंकि वो भी पुअर थी, तो उसके पास कुछ भी नहीं होता था, वो पैगी को रोक भी नहीं सकती थी, तो वो उसके हाथ में जो मार्बल्स होती थी उनकी तरफ देखने लग जाती थी, उनको रोल करने लग जाती थी, क्योंकि उसके पास कुछ भी कहने को नहीं होता था। नोट दैट शी फेल्ट सॉरी फॉर वेंडा एग्जैक्टली, इसलिए भी नहीं कहती थी वो कि सच में वो वेंडा के लिए सॉरी फील करती थी। शी वुड नेवर हैव पेड एनी अटेंशन टू वेंडा इफ पैगी हैडंट इन्वेंटेड द ड्रेसेस गेम, कि मतलब
कभी भी वो मतलब कभी वेंडा को इस तरीके की चीजें, इस तरीके की अटेंशन वो देती ही नहीं अगर पैगी इस तरीके की चीजें सामने ही नहीं लेकर आती। कि जैसे कभी अगर ये क्वेश्चन नहीं किया होता उससे और उसने इस तरीके का आंसर ही नहीं दिया हुआ होता, कभी ऐसा ये गेम शुरू ही नहीं होता, तो मे बी उस पर कोई ध्यान भी नहीं देता। बट सपोज पैगी एंड ऑल द अदर स्टार्टेड इन ऑन हर नेक्स्ट, सी वॉजेंट एज पुअर एज वेंडा परहैप्स बट शी वॉज पुअर। तो उसको ये भी डर लगता था कि वो उसे ना करने लग जाए, दैट मीन्स पैगी जो है उसके ऊपर ये गेम स्टार्ट नहीं कर दे, इसलिए भी वो अटेंशन नहीं देना चाहती थी। सो मैडी सोचती है कि वो वैंडा जितनी तो नहीं है पुअर, लेकिन वो भी पुअर है, वो भी गरीब है, तो मे भी हो सकता है कि कभी पैगी उसका भी मजाक ना बना ले, इसलिए भी वो ध्यान नहीं देती थी। ऑफ कोर्स शी वुड हैव मोर सेंसेस देन टू से शी हैड 100 ड्रेसेस। लेकिन मैडी ये भी सोचती है कि हाँ उसके पास लेकिन इतना दिमाग है कि वो वेंडा की इस तरह 100 ड्रेसेस तो नहीं बोलेगी ऑफ कोर्स कि मेरे पास 100 ड्रेसेस है। अगर उसके साथ में भी ऐसा हुआ होता तो वो वेंडा की तरह तो ऑफ कोर्स रिएक्ट नहीं करती। स्टिल शी वुड नॉट लाइक टू दैम टू बिगिन ऑन हर। लेकिन उसको कहीं ना कहीं यही डर है कि कोई मतलब उस पे पैगी कभी मजाक बनाना ना शुरू कर दे, इसलिए वो वेंडा को कभी फेवर भी नहीं करती थी। शी विश्ड पैगी वुड स्टॉप टीजिंग वेंडा पैट्रॉन्स की। और वो सिर्फ चाहती थी, वो विश करती थी कि काश ऐसा हो कि पैगी जो है वो अपने आप ही वेंडा पैट्रॉन्स की को टीज करना छोड़ दे, उसको चिढ़ाना छोड़ दे। दैट मीन्स मैडी को कहीं ना कहीं डर लगता था, वो खुद पुअर थी, कि पैगी कहीं उसका मजाक नहीं बनाने लग जाए। लेकिन ऑफ कोर्स वो वेंडा की तरह 100 ड्रेसेस तो नहीं बताती, दैट्स वाई कि पैगी इसीलिए उसका मजाक बनाती थी क्योंकि उसके पास थी तो नहीं ड्रेसेस, लेकिन फिर भी वो 100 ड्रेसेस बताती थी। सो टुडे दो they had been late to school, Maddie was glad she had not had to make fun of Vanda। और वो कहीं ना कहीं जो मैडी थी वो नहीं चाहती थी कि वेंडा का मजाक बने। जैसे कि पैगी भी कुछ ज्यादा क्रूअल नहीं थी, वो और बच्चों को भी बुली होने से बचाती थी, लेकिन जो यहाँ पे वेंडा जो 100 ड्रेसेस कहती थी तो वो उससे चिढ़ती थी कि पैगी कहती थी कि हमें क्या पता नहीं है कि वो झूठ बोल रही है। तो यहाँ पे मैडी फिर मैडी के बारे में यही बताया है कि आज उन्होंने जब नोटिस किया कि वेंडा आई नहीं है, क्योंकि वो उसे चिढ़ाने के लिए, टीज करने के लिए रास्ते में वेट किया था मॉर्निंग के टाइम पे, जिसकी वजह से वो स्कूल में लेट हो गए। कि मैडी आज वो लेट हो गए स्कूल में, तो भी आज मैडी को अच्छा लग रहा है। क्यों लग रहा है? क्योंकि एटलीस्ट आज वेंडा का मजाक नहीं बना, क्योंकि कहीं ना कहीं पैगी जब वेंडा का मजाक बनाती थी तो मैडी को अच्छा नहीं लगता था। शी वर्कड हर अर्थमेटिक प्रॉब्लम्स absent mindedly, सो माइंडेडली। दैट मीन्स कि जो मैडी है वो अपने जो अर्थमेटिक प्रॉब्लम्स को सॉल्व तो कर रही थी, लेकिन एब्सेंट माइंडली का मतलब कि वो उन पे कि मतलब होता है ना कि आप कुछ काम कर रहे हो बट आपका ध्यान उसमें पूरा नहीं है, तो इस तरीके से उसका ध्यान तो नहीं होता है, लेकिन फिर भी वो अपने अर्थमेटिक प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश कर रही थी। 8 times 8 लेट्स सी, शी विश्ड शी हैड द नर्व टू राइट पैगी अ नोट बिकॉज शी न्यू शी नेवर वुड हैव द करेज टू स्पीक राइट out to Peggy to say, hey Peg, let's stop asking Vanda how many dresses she has। अब वो क्या कर रही है कि वो इस तरीके की अर्थमेटिक प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रही है कि 8 times 8 मतलब 8 जा कितने होते हैं, तो वो ये प्रॉब्लम सॉल्व कर रही है। वो सोचती है कि क्यों ना मैं उसके जो विश्ड शी हैड द नर्व टू राइट की मतलब कम से कम वो पैगी को नोट लिख के ये बता दे कि हमें आज के बाद में जो वेंडा का मजाक बनाते हैं वो नहीं बनाना है, और हम उससे नहीं पूछा करेंगे कि उसके पास कितनी सारी ड्रेसेस हैं। वो पैगी को सिर्फ लिख सकती थी, वो सोचती है कि मैं एक नोट लिख दूं, क्योंकि उसमें इतनी हिम्मत तो नहीं है कि वो उससे जाके बात कर सके, क्योंकि कहीं ना कहीं उसे वही डर लग रहा है कि अगर वो पैगी से इस बारे में बात करेगी तो कहीं ना कहीं पैगी को ये ना लगे कि मैं भी पुअर हूं और वो भी सेम क्वेश्चन मेरे से पूछने ना लग जाए। व्हेन शी फिनिश्ड हर अर्थमेटिक शी डिड स्टार्ट नोट टू पैगी। अब जैसा कि उसने डिसाइड किया था कि जैसे ही उसने अपने अर्थमेटिक जो प्रॉब्लम सॉल्व कर रही थी वो हुई, उसके बाद में वो एक नोट लिखना स्टार्ट कर दिया पैगी के लिए, कि उसमें ये लिखना था उसे कि भाई वेंडा का हम आज के बाद में या फिर हे पैग कभी भी हम उसे टीज नहीं करेंगे। सडनली शी पॉज्ड एंड शडर्ड।
She pictured herself in the schoolyard, a new target for Peggy and the girls. अब वही हुआ उसके साथ में, अचानक वो रुक गई, मतलब उसको पैगी को नोट लिखते लिखते वो रुक गई और एकदम से डर गई, क्योंकि उसने जो स्कूल के यार्ड में खुद की पिक्चर देखी। दैट मीन्स कि वो वेंडा की जगह पे वो खड़ी है और पैगी उसका मजाक बना रही है। Peggy might ask her where she got the dress that she had on, and Maddie would have to say it was one of Peggy's old one that Maddie's mother had tried to disguise with. यहाँ पे क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं कि जो पैगी है, मे बी वो भी उसका मजाक बनाने लग जाए, जैसे कि वो वेंडा का बना रही है। अब उसका नेक्स्ट टारगेट मैं ना बन जाऊं, इसलिए वो डर गई है। और वो कह रही है कि कहीं ना कहीं उसे ऐसा लगता था कि पैगी है ना, अगर मुझसे पूछेगी कि भाई मेरे पास जो ये ड्रेस मैंने पहन रखी है वो कहाँ से आई है, तो मैडी को ये बताना पड़ेगा कि वो पैगी की ही पुरानी ड्रेस है। और क्योंकि पैगी के ही जो पुराने कपड़े होते थे वो मैडी की मदर ले आती थी, एंड टू डिस्गाइज विद न्यू ट्रिमिंग सो नो वन इन रूम 13 वुड रिकॉग्नाइज इट। और फिर पैगी के दिए हुए पुराने कपड़े ही मैडी की मदर लाकर मैडी को पहनाती थी। उसमें थोड़ी सी ट्रिमिंग, मतलब कुछ इस तरीके से काट छांट कर देती थी, कुछ अलग से डेकोरेट कर देती थी उन कपड़ों पे, ताकि रूम 13 के जो बच्चे हैं वो रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते हैं कि ये जो कपड़े हैं ये पैगी के ही थे। मतलब थोड़ी सी काट छांट करके उसको थोड़ा सा डिफरेंट लुक देने की दे देती थी मैडी की मदर, जिससे कि वो पहचान में नहीं आते थे। If only Peggy would decide to her own accord to stop having fun with Wanda. अब उसे लगता है कि पैगी को अपने आप ही ये चीज मे बी कि उनके माइंड में आ जाए और वो मे बी डिसाइड कर ले कि उसे वेंडा का मजाक नहीं बनाना है, तो ही ये हो सकता है। क्योंकि अब मैडी का तो बिल्कुल भी मैडी में करेज नहीं है और ना ही वो चाहती है कि वो नेक्स्ट टारगेट वो खुद बने। ओ वेल, मैडी रैन हर हैंड थ्रू हर शॉर्ट ब्लंट हेयर एज दो टू पुश द अनकंफर्टेबल थॉट्स अवे। और फिर मैडी जो है इस तरीके की जो थॉट आ रही होती हैं वो अपने हाथ में से, ऐसे होता है ना कि बालों के अंदर से अपने हाथ को निकालते हैं कि इतनी अनकंफर्टेबल थॉट्स जब आपके माइंड में आने लग जाती हैं तो इस तरीके से हम पुश करते हैं अपने हेड में, हेयर्स के अंदर फिंगर्स वगैरह चलाते हैं, इस तरीके से वो रिएक्ट करती है। व्हाट डिफरेंस इट मेक, स्लोली मैडी टोर इनटू बिट्स ऑफ नोट शी हैड स्टार्टेड। और फिर मैडी क्या है कि काफी टेंशन में आ जाती है, इसलिए वो क्या करती है कि उस नोट को जितना उसने लिखा था वो फाड़ देती है। शी वॉज पैगीज बेस्ट फ्रेंड एंड पैगी वॉज द बेस्ट लाइक गर्ल इन द होल रूम। वो ये जानती थी कि वो पैगी की बेस्ट फ्रेंड है और पैगी को सब लोग लाइक करते हैं इस रूम में, दैट मीन्स रूम नंबर 13 में। पैगी कुड नॉट पॉसिबली डू एनीथिंग दैट वाज रियली रॉन्ग शी थॉट। और एट लास्ट उसने अपने दिल को समझाने के लिए यही कहा कि पैगी जो है वो वैसे भी इतना गलत काम तो कर ही नहीं सकती है, कि मतलब मे बी कि वो ऐसा क्यों कहती है वेंडा कि उसके पास 100 ड्रेसेस है, मे बी वो इसीलिए वो उसे क्वेश्चन करती है, तो पैगी इतनी भी बुरी नहीं है। एज फॉर वेंडा, शी वॉज जस्ट सम गर्ल हु लिव अप ऑन बोगिन्स हाइट्स एंड स्टूड अलोन इन द स्कूल यार्ड। और वेंडा के लिए उसने सोचा कि वो एक कुछ लड़कियों में से एक लड़की है जो बोगिन्स हाइट में रहती है और वो जो स्कूल यार्ड में अकेली खड़ी रहती है। शी scarcely ever said anything to anybody। और वैसे भी वो जो वेंडा है वो वैसे भी किसी से कोई बात करती नहीं है, मतलब ना उसकी फ्रेंडशिप है मैडी के साथ में। द ओनली टाइम शी टॉक्ड वॉज इन द स्कूल यार्ड अबाउट हर 100 ड्रेसेस। और अगर उससे किसी की कोई बात होती है तो वो वही होती है कि स्कूल यार्ड में उसकी 100 ड्रेसेस के बारे में बात होती है। 100 dresses, Maddie remembered her telling about one of her dresses, pale blue with colored trimmings। और मैडी को आज भी याद है, दैट मीन्स उसको याद है मैडी को कि एक बार वो बता रही थी कि उसके पास एक पेल ब्लू कलर की विद कलर ट्रिमिंग्स की एक ड्रेस है, मतलब पेल ब्लू कलर की, मतलब फेडेड सी कलर ब्लू कलर की ड्रेस है और जिसपे काफी मतलब डेकोरेट कर रखा है ट्रिमिंग्स वगैरह से, कलर ट्रिमिंग्स लगा रखी हैं उस पे। एंड शी रिमेम्बर अनदर दैट वाज ब्रिलियंट जंगल ग्रीन विद ए रेड शैश। और उसे ये भी याद आता है कि वो एक और ड्रेस के बारे में भी बात करती है जो कि जंगल ग्रीन कलर की, मतलब बिल्कुल डार्क ग्रीन कलर की है और उस पे रेड शैश लगा हुआ है, दैट मीन्स रेड कलर का रिबन लगा हुआ है। यू वुड लुक लाइक ए क्रिसमस ट्री इन दैट द गर्ल्स हैड सैड इन प्रिटेंडेड एडमायरेशन। और जब उसने इन दो ड्रेसेस के बारे में बताया था ना कि मेरी 100 ड्रेसेस में से एक ब्लू कलर की है जिसपे कलर ट्रिमिंग्स लगे हुए हैं और दूसरी जो है वो जंगल ग्रीन कलर की है जिसपे रेड शैश लगा हुआ है। वो जो लड़कियां हैं वो
एज एडमायरेशन वो कहती हैं कि तुम तो ग्रीन वाली ड्रेस में बिल्कुल क्रिसमस ट्री की तरह लगती हुई, क्योंकि वो जंगल ग्रीन कलर की उसकी ड्रेस और उस पर रेड शैश लगा हुआ है, तो मतलब होता है ना ग्रीन और रेड कॉम्बिनेशन का एक क्रिसमस ट्री होता है, तो दैट्स वाई वो लोग ये कहते हैं, जो गर्ल्स होती हैं वो। Thinking about Vanda and her 100 dresses all lined up in a closet, Maddie began to wonder who was going to win the drawing and coloring contest. अब क्या होता है कि इसी वेंडा के बारे में सोच रही होती है और उसके 100 ड्रेसेस के बारे में सोच रही होती है मैडी, और उस जो कि वो बताती है कि उसके पास 100 ड्रेसेस हैं वेंडा के पास में और ऑल लाइंड अप इन द क्लोजेट। तो मैडी को ये याद आता है कि उनके जो ड्राइंग और कलरिंग कॉन्टेस्ट हुआ था उसमें कौन जीतने वाला है। फॉर गर्ल्स दिस कॉन्टेस्ट कंसिस्टेड ऑफ डिजाइनिंग ड्रेसेस एंड फॉर बॉयज फॉर डिजाइनिंग मोटरबोट्स। जो ये कॉन्टेस्ट हुआ था इसमें गर्ल्स को तो डिजाइन करनी थी ड्रेसेस और बॉयज को डिजाइन करनी थी मोटर बोर्ड्स। प्रोबेबली पैगी वुड विन द गर्ल्स मेडल, और उसे लगता था कि पैगी को ही गर्ल्स मेडल मिलेगा। और पैगी ड्रू बेटर देन एनीवन एल्स इन द रूम, क्योंकि उनके रूम में पैगी से बेटर कोई ड्रॉ करता ही नहीं था। एटलीस्ट दैट्स व्हाट एवरीबडी थॉट, और सब लोग यही सोच रहे थे कि पैगी को ही मिलेगा, क्योंकि सब लोग यही सोच रहे हैं। She could copy a picture in a magazine or some film stars had so that you could almost tell who it was। मतलब उसकी जो ड्राइंग है इतनी अच्छी है कि वो कभी भी मैगजीन या कोई फिल्म स्टार का फेस बनाती है, तो मतलब आप ये बता सकते हो कि ये किसकी ड्राइंग बनाई है उसने, कि मतलब इतनी रिजेंबल होती है, इतनी अच्छी बनाती है वो। ओ मैडी वॉज श्योर पैगी वुड विन, और मैडी का फिर श्योर होती है कि पैगी ही इस कॉन्टेस्ट में जीतेगी। Well, tomorrow the teacher will go, teacher was going to announce the winners, then they would know। और जैसा कि मैडी कहती है कि हमें पता है कि कल जो टीचर है वो रिजल्ट सुनाने ही वाली थी, तो वैसे भी पता चलने वाला था कि कौन जीतने वाला है, बाकी उसे तो लग रहा है कि पैगी ही जीतेगी। The next day it was drizzling। Maddie and Peggy hurried to school under Peggy's umbrella। दूसरे दिन क्या होता है कि जिस दिन ये कॉन्टेस्ट का रिजल्ट सुनाया जाना था उस दिन ड्रिजलिंग हो रही थी, दैट मीन्स वेरी लाइट रेन वाज फॉलिंग, मतलब थोड़ी थोड़ी बारिश हो रही थी। मैडी और पैगी जो है वो फटाफट स्कूल की तरफ जाती हैं पैगी के अम्ब्रेला में। दैट मीन्स पैगी के अम्ब्रेला में ही दोनों होती हैं, दोनों फ्रेंड्स एक अम्ब्रेला में जाती हैं स्कूल। नेचुरली ऑन अ डे लाइक दिस दे डिडंट वेट फॉर वेंडा पेट्रोन्स्की ऑन द कॉर्नर ऑफ ओलिवर स्ट्रीट, द स्ट्रीट दैट फार फार अवे अंडर द रेल रोड ट्रैक्स एंड अप द हिल लेड टू बोगिन्स हाइट्स। और ऑफ कोर्स है कि ऐसे ड्रिजलिंग वाले दिन, जिस दिन बारिश हो रही है, तो वो वेट तो नहीं करेंगे वेंडा पेट्रोन्स्की का, वो भी ओलिवर स्ट्रीट के कोने पे खड़े होकर, जो कि इतनी दूर थी वहां से, रेल रोड ट्रैक्स के अंडर में थी और हिल्स से, और उसके बाद में बोगिन्स हाइट से होते हुए जो रास्ता आ रहा था वो इतना दूर था, और वैसे भी वो ऐसे मौसम में तो उसका वेट नहीं करने वाली थी। एनीवे दे वरंट टेकिंग चांस ऑन बीइंग लेट टुडे बिकॉज टुडे वाज इम्पोर्टेंट। और वैसे भी वो कोई चांस नहीं लेना चाहती थी कि वो आज लेट हो जाए, मे बी वो वेट करते करते लेट हो जाए, और अगर वो लेट हो गई तो आज इम्पोर्टेंट दिन है, आज विनर्स अनाउंस होंगे, दैट्स वाई वो ऐसा नहीं चाहती थी, लेट होना नहीं चाहती थी, इसलिए उसका वेट नहीं करती हैं। फिर क्या होता है, देन डू यू थिंक मिस मैसन विल अनाउंस द विनर्स टुडे, आस्क्ड पैगी। पैगी ने मैडी से पूछा कि तुम्हें लग रहा है, जैसे उनकी टीचर थी ना मिस मैसन, तो वो क्या आज विनर्स अनाउंस करने वाली हैं। ओ आई होप सो द मिनट वी गेट इन सैड मैडी, ऑफ कोर्स यू विल विन पैग। और वो कहती है कि हाँ आई होप सो, आज जो उनकी मैम है मिस मैसन वो मे बी विनर्स सुनाएंगी आज। और साथ ही साथ में द मिनट वी गेट इन, कि जैसे हम घुसे वैसे ही मैडी ने क्या कहा कि पैगी वैसे भी तुम ही जीतोगी, क्योंकि उसे कहीं ना कहीं लगता है कि पैगी ही इस कॉन्टेस्ट को जीतेगी। होप सो सैड पैगी ईगरली, और पैगी ने भी कहा कि होप सो कि मैं ही जीतूंगी मे बी। द मिनट दे एंटर्ड द क्लासरूम दे स्टॉप्ड शॉर्ट एंड गास्प्ड। There were drawings all over the room on every ledge and window sills, dazzling colors and brilliant lavish designs all drawn on great sheet of wrapping paper। सो जैसे ही वो क्लास में घुसती हैं वैसे ही वो एकदम से रुक जाती हैं वहीं पे, और फिर देखिए होता है ना एकदम से शॉक्ड हो जाती हैं कि पूरे रूम में जहाँ पे विंडो सिल देख लो, हर एक लैज पे, हर एक मतलब पूरी दीवारों पे जो है पेपर्स लगे हुए होते हैं, उसमें बहुत सुंदर सुंदर से कलरफुल डिजाइन्स बनी हुई होती हैं और बड़े बड़े शीट पे। तो काफी
वो देखकर शॉक्ड हो जाती हैं। जैसा कि आप देख रहे हो, सम लाइक दिस, कि आप पिक्चर में जो देख रहे हो, देयर मस्ट हैव बीन 100 ऑफ देम ऑल लाइंड अप। और वो जो पिक्चर्स थी इस तरीके से, जो एक बड़ी सी शीट पे बनाई हुई थी डिजाइन्स और ड्रेसेस की, वो ऑलमोस्ट 100 थी। और दे मस्ट बी द ड्राइंग्स फॉर द कॉन्टेस्ट, और वो कॉन्टेस्ट की ही ड्राइंग्स थी। दे वर एवरीबडी स्टॉप्ड एंड विशल्ड और मर्मर्ड एडमायरिंगली, और हर कोई वहां पे उनको देख के रुक गया और मतलब काफी उनकी सराहना कर रहे थे, आपस में बातचीत भी कर रहे थे कि कितनी सुंदर बनी हुई हैं। ऑफ कोर्स वो ये जो शीट्स थी जिसके ऊपर ये डिजाइन्स बनी हुई थी, ये बहुत सुंदर थी। एज सून एज द क्लास हैड असेंबल्ड, मिस मैसन अनाउंस द विनर्स, और जैसे ही सारी क्लास असेंबल हुई उसके बाद में मिस मैसन ने अनाउंस की विनर्स। जैक बैगल्स हैड वॉन फॉर द बॉयज, शी सैड, एंड हिज डिजाइन फॉर एन outboard motor was an exhibition in room 12 along with the sketches by all the other boys। और जैसा कि मिस मैसन ने आके विनर्स के नाम सुनाए, तो वो जो लड़कों का कंपटीशन था उसमें जैक बैगल्स जीता था, और मैम ने कहा था कि उसकी जो डिजाइन है वो रूम नंबर 12 में लगी हुई है, अगर कोई देखना चाहे तो, और उसके साथ में अदर बॉयज के भी स्केचेस लगे हुए हैं, अगर किसी को देखना है तो रूम नंबर 12 में है वो। एज फॉर द गर्ल्स, और गर्ल्स के लिए सी शेड ऑल्दो जस्ट 1 or 2 sketches were submitted by most one girl, and room number 13 should be proud of her. This one girl actually drew 100 designs, all different and all beautiful। मिस मैसन फिर लड़कियों के लिए क्या कहती हैं कि लड़कियों ने, हर एक लड़की ने मतलब 1 या 2 ही स्केचेस जो हैं वो सबमिट करवाए थे, लेकिन एक लड़की ने रूम नंबर 13 से, जिसके ऊपर सबको प्राउड होना चाहिए उनको, वो उस लड़की ने 100 डिजाइन्स ड्रॉ किए थे, और सारे जो डिजाइन्स थे वो बहुत ही डिफरेंट थे और बहुत ही ब्यूटीफुल थे। देन in the opinion of the judges, any one of the drawing is worthy of winning the prize। और judges के opinion में हर कोई drawing इतनी beautiful थी कि सबको हर एक डिजाइन को ही प्राइज मिलना चाहिए था। I am very happy to see that Vanda Petronsky is the winner of the girls medal। और लास्ट में मिस मैसन ने कहा कि वेंडा पेट्रोन्स्की जो है वो विनर है गर्ल्स मेडल की। दैट मीन्स कि वो 100 जो डिजाइन्स बनाई थी ड्रेसेस की, वो वेंडा पेट्रोन्स्की ने बनाई थी, और वो एक से बढ़कर एक थी, एक मतलब हर एक को प्राइज देने के लायक थी, इतनी ब्यूटीफुल डिजाइन्स थी। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, इस तरीके से मतलब इस क्लोजेट में जैसे लगी हुई होती है ना 100 ड्रेसेस, इस तरीके से लगी हुई थी। अनफॉर्चुनेटली वेंडा हैज बीन एब्सेंट फ्रॉम स्कूल फॉर सम डेज एंड is not here to receive the applause that is due to her। और मिस मैसन ये भी कहती हैं कि अनफॉर्चुनेटली वेंडा जो है आज स्कूल में नहीं आई है और कुछ दिन से नहीं आ रही है, लेकिन इसलिए कि मतलब वो रिसीव नहीं कर पाई है अपना मेडल, और उसके लिए काफी वो सराहना करती हैं, और वो कहती हैं कि वो उनका जो भी है जो प्राइज है वो ड्यू है। लेट अस होप सी विल बी बैक टुमारो। और वो कहती हैं कि होप करो, आशा करती हूँ कि कल वो आ जाएगी। नाउ क्लास यू मे फाइल अराउंड द रूम क्वाइटली एंड लुक एट हर एक्विजाइट ड्राइंग्स। और फिर मिस मैसन कहती हैं कि पूरी क्लास को कि तुम है ना अब एक राउंड लगाओ इस रूम का क्वाइटली, शांति से, और उसकी जो ड्राइंग्स है वो देखो। एक्विजाइट का मतलब होता है एक्सक्विसाइट का मतलब होता है एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल एंड वेल मेड, कि मतलब सारी जो उसकी ड्राइंग्स थी वो बहुत ही ब्यूटीफुल और वेल मेड थी, तो उनको देखने के लिए सारी क्लास को कहा जाता है। The children burst into applause and even the boys were glad to have a glance to stamp on the floor, put their fingers in their mouth and whistle, though they were not interested in dresses। और सारे बच्चों को मतलब इतना ज्यादा मतलब अच्छी लगी उनकी ड्रेस, काफी उसके लिए मतलब तालियां बजाना, ग्लैड फील करना, और यहाँ तक कि वो जो लड़के थे अपने माउथ में फिंगर लेकर और इस तरीके से सीटी बजाते हैं ना, वो सीटी भी बजाई उन्होंने। यहाँ तक कि वो ड्रेसेस में इंटरेस्टेड नहीं थे, लेकिन फिर भी वो ड्रेसेस इतनी ब्यूटीफुल थी। दैट मीन्स कि वो डिजाइन जो उसने पेपर में ड्रॉ की थी ड्रेसेस की, वो काफी ब्यूटीफुल थी। लुक बैक whispered Maddie, there is that blue one she told us about, isn't it beautiful। तो पैग को मैडी क्या कहती है, धीरे से ये कहती है कि देखो वो ब्लू वाली ड्रेस जिसके बारे में उसने बताया था हमें, देखो ये क्या सुंदर नहीं है। Yes said Peggy, and here's that green one boy and I thought I could draw।
और फिर वो पैगी ये कहती है कि हाँ ये वही है। और यहाँ पे देखो वो ग्रीन वाली के बारे में उसने बताया था, एक ब्लू और एक ग्रीन के बारे में बताया था ना, ग्रीन जिसपे रेड कलर का शैश लगा हुआ है, कि वो कहती है देखो ये भी मतलब काफी ब्यूटीफुल है। इसी के साथ में ये पार्ट 1 कंप्लीट होता है। पार्ट 2 में क्या होता है वो हम द 100 ड्रेसेस पार्ट 2 में देखेंगे अगले वीडियो में। लेकिन यहाँ पे ये एट द एंड इस चैप्टर में हमें ये समझ में आता है कि पैग और जो पैगी जो और मैडी जो हैं वो दोनों आपस में बात कर रही हैं, और वेंडा पेट्रोन्स्की ने जो दोनों ड्रेसेस के बारे में बताया था ब्लू और ग्रीन, वो दोनों ही उन पिक्चर्स में होती हैं, जो कि वो 100 जो पिक्चर्स होती हैं जो ड्रेसेस की डिजाइन होती हैं उनमें से वो दो ड्रेसेस भी होती हैं। आगे क्या होता है वो हम सेकंड पार्ट में देखेंगे। होप यू लाइक इट। इफ यू लाइक इट प्लीज हिट द थम्स अप बटन, प्लीज 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 सब्सक्राइब द चैनल, पुट योर व्यूज एंड सजेशन इन कमेंट सेक्शन। सो थैंक यू।